आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों पोस्ट मॉडर्निज्म की। और आपको पता ही है कि मैं ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए पढ़ा रहा हूँ जिनके फाइनल ईयर के एग्जाम्स आ रहे हैं। तो ये फाइनल ईयर का ही है, इग्नू बुक्स को मैं लेके चल रहा हूँ, उसी का ही सिलेबस। और उसी का ही सिलेबस जो है मोर और लेस वो सब में अप्लाई होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप फॉलो करिए मुझे। स्टडी ग्लोस ये हमारा चैनल है और यहाँ पे आप लेक्चर की पीडीएफ्स ले सकते हैं। ये तो चलिए हमने पिछली बार देखा था। और अब हम देखते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट इंटरवेंशन। तो सबसे पहले पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या है, ठीक है। मॉडर्निस्ट के बाद तो मॉडर्निस्ट सबसे पहले हमको समझना होगा। अब देखिए मॉडर्निस्ट ट्रेडिशंस की अगर हम बात करें, यार नहीं होगा, आई एम सॉरी, यहाँ पे भी यार लिख दिया है, यहाँ पे भी यार लिख दिया है, आप इनको हटा दीजिएगा। जहाँ पे आ रहा है मॉडर्न होगा। कमाल है ना मेरा दिमाग भी आजकल। तो अगर मॉडर्निस्ट ट्रेडिशंस की बात करें तो ये क्या था, मॉडर्निस्ट मतलब क्या था, आपको पता ही है ना कि डार्क एज, यूरोप में डार्क एज जो था वो 6th सेंचुरी से लेकर लगभग 14th सेंचुरी तक रहा, जब चर्चेस का आधिपत्य था। कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ यूरोप में, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि सब कुछ धर्म ने अपने पास रख लिया था। तो लोगों को ये बोला जाता था कि धर्म ही सबसे बड़ा है, ये एंड ऑल। अब उसके बाद एनलाइटनमेंट पीरियड आया, रिनेसा पीरियड आया। अब रिनेसा पीरियड के बारे में मेरा सेपरेट लेक्चर है, वर्ल्ड हिस्ट्री देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दे रहा हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा। रिनेसा मतलब क्या, प्रबोधन। अब यहां पे बड़े बड़े फिलोसफर्स, डेस्कार्टेस हो गए, वोल्टायर हो गए, मॉन्टेस्क्यू हो गए, जर्मन फिलोसफर जैसे कांत, हीगल, कार्ल मार्क्स हो गए, मॉडर्निस्ट। हालांकि उन्होंने तो मॉडर्निस्ट आइडियाज को थोड़ा अपोज किया, लेकिन ये सब क्या थे, ये सब इन लोगों ने लोगों की चेतना को जगाना शुरू किया। ये सब घूमते थे और लोगों को बताते थे। ये है मॉडर्निस्ट। याद रखिएगा, मैं पोस्ट मॉडर्निज्म नहीं बता रहा हूं, मैं मॉडर्निज्म बता रहा हूं। मॉडर्निस्ट ट्रेडिशन क्या था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसी मॉडर्निस्ट ट्रेडिशन में एनलाइटनमेंट पीरियड में बहुत बड़े बड़े थिंकर आए, जब बताया मैंने अभी, हॉब्स, डेविड ह्यूम, एडम स्मिथ। अब देखिए जब ये मॉडर्निज्म आया, मॉडर्निस्ट ट्रेडिशन बढ़ा, एनलाइटनमेंट पीरियड आया, तो साइंस का विकास हुआ। विज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए विज्ञान का इसी सबसे बेस्ट एग्जांपल तो आज ही है ना, हम विज्ञान पे टिके हुए हैं। कोविड-19 कैसे खत्म होगा, वैक्सीन आएगी। आप जितना भी प्रार्थना कर लीजिए, भगवान के मंदिर चले जाइए, लेकिन उससे कुछ होने वाला थोड़ी ना है। कोविड-19 ठीक वैक्सीन से ही होगा। तो हम विज्ञान पे टिके हुए हैं, तो साइंस का विकास हुआ। अब दोस्तों अगर हम मॉडर्निस्ट ट्रेडिशन को समझना है तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूं किस पे बेस्ड था। सबसे पहला पॉइंट तो है कि मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी को करेक्ट करना है। पहले साइंस कुछ और थी, डार्क एजेस में आप धर्म के खिलाफ नहीं जा सकते थे। साइंस अगर आप ज्यादा बोलते थे, जितने भी बड़े साइंटिस्ट आए, फिलोसफर्स आए, उन्होंने धर्म के दायरे में रह के ही साइंस को समझाया, वरना उनको मार दिया जाता या जेल हो जाती, माफी मांगनी पड़ती, बहुत दिक्कत थी। लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ, करेक्ट किया ना। सो देयर वाज अ करेक्शन ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद सेकंड पॉइंट है बिलीव इन एनलाइटनमेंट प्रिंसिपल्स। एनलाइटनमेंट प्रबोधन काल जो था ना, बड़े बड़े फिलोसफर्स आए, रीजन, क्रिटिकल थिंकिंग। रिलीजन जो है वो इतना ज्यादा रोल प्ले नहीं करता है, साइंस ज्यादा रोल प्ले करती है, उसमें विश्वास करो। थर्ड पॉइंट जो है बिलीफ इन लीनियर, प्रोग्रेसिव एंड ट्रांसपेरेंट कोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, ठीक है, जो कंटिन्यूटी मेंटेन है ना ह्यूमन हिस्ट्री की, उसमें विश्वास करो। चौथा पॉइंट, मोर रिलायंस ऑन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। यूनिवर्सल प्रिंसिपल, जो यूनिवर्स हमको चला रही है, जो लॉज हैं, उस पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए। अपने सबसे ज्यादा जरूरत होता है कि हम अपने आप को पहचाने, अपनी चेतना को जगाएं। तो पांचवा पॉइंट क्या है, सेल्फ कॉन्शियस इंडिविजुअल, फेथ इन ऑटोनॉमिस, खुद पे। क्योंकि मैंने बताया ना, डार्क एजेस में आपके पास ऑटोनॉमी नहीं थी, आप कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है। ये तो कहिए सांस भी आप ले सकते हैं, वरना अगर उसका भी बस चलता तो वो भी रोक दी जाती। क्योंकि डार्क एजेस में चर्चेस का जब प्रभुत्व बढ़ा ना, यूरोप में बताया ना, कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। एक तरीके से बोला जाता था कि ये जो धरती है ना, आप अगर क्रिश्चियनिटी पढ़े तो उसमें एडम एंड ईव का कंसेप्ट है। तो ये जो धरती है ये आपके लिए हेल है, ये आपके लिए एक पिंजरा है, ठीक है। जब एडम और ईव से गलती हुई तो परमेश्वर ने उसको एक, क्या कहते हैं, सजा के तौर पे धरती पे भेज दिया। तो बेसिकली आपको जाना वहीं पे ही है, ईश्वर के पास जाना है, लेकिन धरती पे आप सजा काट रहे हो। और ईश्वर के पास जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चर्च जाओ।
वो रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि चर्च ने बहुत ज्यादा ताकत अपने पास ले ली थी, जिसकी वजह से लोगों के पास ऑटोनॉमी नहीं थी। तो यहां पे कंसेप्ट आया मॉडर्निटी में कि ऑटोनॉमी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मॉडर्न, और आखिरी पॉइंट है, छठा पॉइंट है, मॉडर्न साइंस एंड रीजन पे बिलीव करना, नेचर पे बिलीव करना। तो ये जो नई इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी ना, इसी दौरान कैपिटलिज्म आया भाई। जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप होगा तो कैपिटलिज्म आएगा। इसने अर्बनाइजेशन, ब्यूरोक्रेटाइजेशन, इंडिविजुअलिज्म, कॉमोडिफिकेशन, रैशनलिज्म, सेक्युलराइजेशन, इन सारे कंसेप्ट को जन्म दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह हुई कि मॉडर्निस्ट ट्रेडिशन था तो बहुत अच्छा, बट कैपिटलिज्म आ गया, इसमें तो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। हालांकि यह सबसे अच्छा पीरियड था, लेकिन फिर भी यह पूरा सोल्यूशन नहीं था। एशिया, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, लैटिन अमेरिका, उपनिवेशवाद, कॉलोनाइजेशन शुरू हो गया। यूरोपियंस ने कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया, स्लेव ट्रेड शुरू हो गया। तो ये कहां, जो ये मॉडर्निस्ट जो बात करते थे कि आपकी चेतना जग जाएगी और आप अपने सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे और आप अपने आप को जगाइए, बट ऐसा हुआ कहां? यूरोप ने अपना वर्चस्व फैलाना शुरू कर दिया और दिक्कत होगी और प्रॉब्लम होगी। कैपिटलाइजेशन, आज भी देखिए अनइक्वालिटी कितनी ज्यादा, बट फिर भी इट इज लॉट बेटर। तो पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, अब हम देखते हैं। पोस्ट मॉडर्निटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्ट मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निटी समटाइम्स हम इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए हम यूज कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट है, दोनों की मीनिंग डिफरेंट है, याद रखिएगा। पोस्ट मॉडर्निज्म डिफरेंट है और पोस्ट मॉडर्निटी डिफरेंट है। पोस्ट मॉडर्निटी की बात करें तो यह कैरेक्टराइज करता है इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन जो कि डेवलप्ड सोसाइटीज में थी। पोस्ट मॉडर्निज्म फिलॉसफी को डिनोट करता है जो आज एराइज हुई है। ठीक है ना, मैं फिर से बता रहा हूं, पोस्ट मॉडर्निटी किसको डिनोट करती है? सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन जो कंटेम्प्रेरी डेवलप्ड सोसाइटीज में थी। और पोस्ट मॉडर्निज्म किसको डिनोट करता है? फिलॉसफी को डिनोट करती है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं पोस्ट मॉडर्निटी की। देखो, पोस्ट मॉडर्निटी जो है ना, इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। अगर आप देखें इसको यूज कब किया था, अगर हिस्ट्री देखें, हिस्ट्री ऑफ द हिस्ट्री, इसको 1870 इंग्लिश पेंटर, लिख देता हूं मैं, इंग्लिश पेंटर JW चैपमैन, इन्होंने, याद रखिएगा ये आर हटा लीजिएगा, जहां पे आर है, ठीक है, उसको हटा लीजिएगा। ठीक है, तो JW चैपमैन ने इसको यूज किया था। ठीक है, क्योंकि इनकी जो पेंटिंग्स थी वो फ्रेंच पेंटिंग से बहुत ज्यादा मॉडर्न थी। फिर 1917 में रूडोल्फ पैनविट्स, फिर से बता दे रहा हूं, RUDOLF PANWITZ, रूडोल्फ 1917 में इसको यूज किया था, पैनविट्स ने यूज किया। ठीक है, क्योंकि यूरोपियन कल्चर की जो नाइलिस्टिक टेंडेंसीज हैं उनको काउंटर करने के लिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आर्नोल्ड टॉयनबी, ARNOLD इन्होंने यूज किया। बहुत कमाल की इन्होंने बुक लिखी, अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, तब इन्होंने यूज किया। ठीक है, और बताया कि ये जो कल्चर है ना, ट्रांसफॉर्मेशन यूरोप में आया 1875 के दौरान। ठीक है, तो ये सारी चीजें यूनाइटेड स्टेट्स में, ये आइडिया जो है 1950 में बर्नार्ड रोजनबर्ग ने इसको यूज किया 1950s में। ठीक है, तो ये तो हिस्ट्री है, लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। पोस्ट मॉडर्निज्म अभी जो एज है ना वो है, और पोस्ट मॉडर्निज्म काफी ज्यादा क्रिटिकल है। फ्रेडरिक जेम्सन बताते हैं, जो पोस्ट मॉडर्निज्म के क्रिटिक है, आपको क्रिटिक ज्यादा मिलेंगे, कि पोस्ट मॉडर्निज्म एक कल्चरल प्रोसेस है जो कि रेडिकल चेंज इन द नेचर ऑफ कैपिटलिज्म में आया है। मैंने बताया ना कि पोस्ट मॉडर्निटी क्या बताती है? पोस्ट मॉडर्निटी बेसिकली सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस बताती है, कैसे सोसाइटी चेंज हुई, नई सोसाइटी आई, हमारा नॉलेज सिस्टम बदला। लेकिन ये नॉलेज सिस्टम पूरी साइंटिफिक है, आपको पता ही है। जीन फ्रैंकोइस लियोटार्ड बताते हैं, जो फ्रेंच थिंकर हैं, इन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म टर्म को बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया। लिख लीजिए, JEN, जीन, FRANCOIS LYOTARD, ये फ्रेंच थिंकर्स हैं। इन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म को बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया, घर घर तक पहुंचा दिया। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो हमारी नॉलेज है दैट इज अल्टर्ड एज सोसाइटी,
व्हाट इज नोन एज पोस्ट इंडस्ट्रियल एज एंड कल्चर। कहने का मतलब यह है हमारी नॉलेज बदल रही है वक्त के साथ साथ, और जब वो सोसाइटी में एंटर कर रही है, कल्चर में एंटर कर रही है, तो उसको हम पोस्ट मॉडर्न एज कहते हैं। अगर नॉलेज सोसाइटी में एंटर कर रही है अल्टर्ड फॉर्म में, तो उसको पोस्ट इंडस्ट्रियल एज कहते हैं, और कल्चर में एंटर कर रही है तो पोस्ट मॉडर्न एज कहते हैं। समझ गए? तो यहां पे जो पोस्ट मॉडर्निटी का टर्म है ये बेसिकली सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को दिखाता है। ठीक है? यहां पे जो नई इंफॉर्मेशन आई, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई, इससे ग्लोबलाइजेशन हुआ, बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई। अब हम देखते हैं दोस्तों इसके मेन कंसेप्ट। अब यहां पे आपको ये टर्म जो है वो समझ में आएगा। हम इसको कंपेयर भी करेंगे, मॉडर्निज्म क्या है और पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है। ये तो हमने बात कर दी, बैकग्राउंड पूरा आपका तैयार हो गया। अब हम मेन कंसेप्ट पे आते हैं, फिर आइडियोलॉग्स देखेंगे, आइडियोलॉजी जिनको बोलते हैं। चलो देखो, सबसे पहले इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, कोई इसकी यूनिफाइड थ्योरी नहीं है पोस्ट मॉडर्निज्म की। ठीक है? सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा डिफ्यूज एंड क्योटिक है अगर आप देखें, और ये बहुत सारी चीजों को कवर करती है। ठीक है ना? ये बहुत सारी चीजों को, ये बहुत बहुत बड़ा ये कंसेप्ट है ना। यहां पे जो टारगेट्स है, देखो पोस्ट मॉडर्निज्म को ना, मॉडर्निज्म को काफी ज्यादा यहां टारगेट किया गया है। तो जो टारगेट है वो कैपिटलिज्म, हिस्टोरिसिज्म, ह्यूमैनिज्म, साइंटिज्म, रैशनलिज्म, ये सब जो मॉडर्न वर्ल्ड बताते हैं इनको टारगेट किया गया है। पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो जो एनलाइटनमेंट फिलोसफर्स है ना उसको ही क्वेश्चन करते हैं। मतलब पोस्ट मॉडर्निज्म एक तरीके से सवाल उठाता है मॉडर्निस्ट ट्रेडिशंस पे कि आप गलत है, आपका बेसिक गलत है और बहुत क्रिटिकल है। ये आपकी जो फाउंडेशन नॉलेज है साइंस से जो आई है उसी को ही क्रिटिसाइज करता है। मॉडर्निटी जो है बड़े बड़े नैरेटिव्स को उसने जन्म दिया, अरे चेतना जगा लो और फ्रीडम एंड ऑल। बट क्या फ्रीडम सबको मिली? बिल्कुल नहीं, सबको तो मिली नहीं, चीजें वैसे ही चल रही हैं। तो पोस्ट मॉडर्निज्म ऐसे ग्रैंड नैरेटिव जो हैं इनके आइडिया को ही रिजेक्ट कर देता है, यही बकवास है, गलत है। ये तो पहली चीज। सेकेंडली, पोस्ट मॉडर्निज्म साइंस के क्लेम को भी डिबंक करता है, उसको भी नकारता है। पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि देखिए सच को जानने के लिए आपको साइंस की जरूरत है ना, विदाउट साइंस तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो अल्टीमेट ट्रुथ है। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म कहता बकवास, कुछ है ही नहीं एब्सोल्यूट। रिलेटिविज्म की बात होती है यहां पे, कुछ नहीं है, साइंस वाइंस कुछ नहीं। साथ ही साथ हिस्ट्री को भी, सोशल साइंसेस को भी आड़े हाथों लेता है पोस्ट मॉडर्निज्म। ये बोलता है हिस्ट्री तो बेकार है, जरूरी थोड़ी ना है हिस्ट्री जैसे लिखी गई है वैसी ही हो। वो तो अपने ओपिनियंस भी तो यहां पे डाल सकते हैं, समझ रहे हो? साइंस को आड़े हाथों लेता है, अक्सर ये बताते हैं कि साइंस को सबसे ऊपर यहां पे बताया जाता है। तो एक तरीके से यहां पे नॉलेज को अटैक कर रहे हैं ये लोग कि नॉलेज साइंस पे बेस्ड है। हम अक्सर बोलते हैं ना साइंस वर्सेस लिटरेचर, साइंस वर्सेस नैरेटिव, साइंस वर्सेस रेटोरिक। तो साइंस को यहां पे नॉलेज अगर गेन करनी है तो आप साइंटिफिक वे सबसे बढ़िया है। साइंस के हिसाब से आप नॉलेज जो है वो चेंज करो। और ये बताते हैं फॉल्स कॉन्शियसनेस है, ऐसा नहीं होता है। फैक्ट वर्सेस फिक्शन, ट्रुथ वर्सेस इमेजिनेशन, साइंस वर्सेस मैजिक, मस्कुलिन वर्सेस फेमिनिन, ये सब गलत है, ऐसा कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए। तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो जो नॉलेज बेस्ड सिस्टम है ना, जो बाइनरीज पे बेस्ड है, बाइनरीज मतलब दो, मैंने बताया ना फैक्ट वर्सेस फिक्शन, दो को हमने पकड़ लिया, उसी को कंपेयर करते रहते हैं, ट्रुथ वर्सेस, उसको यहां पे टारगेट करता है, साइंस को भी टारगेट करता है। ठीक है? तो पोस्ट मॉडर्निज्म है क्या? अब हम इसको कंपेयर करते हैं। यहां पे आप लिखिए मॉडर्निज्म, यहां पे आप लिखिए पोस्ट मॉडर्निज्म, हम लाइन खींचते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करें तो यहां पे सोशल इंजीनियरिंग आएगा, एलिटिज्म आएगा, एलिटिज्म मतलब जो होते हैं ना अपर क्लास के लोग, अथॉरिटेरियनिज्म आएगा, एकदम डिक्टेटरशिप। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या आएगा, सॉरी ये मॉडर्निज्म में आएगा, और पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या आएगा, यहां पे कंज्यूमरिज्म आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, चॉइस आएगी, ओपननेस आएगी, अपॉर्चुनिटी आएगी। ये फीचर्स है पोस्ट मॉडर्निज्म के। तो आप देख सकते हैं ना कि ये मॉडर्निज्म में जहां पे भले ही यहां पे बहुत बड़े बड़े थिंकर्स आए, लेकिन आपकी चॉइस को उन्होंने लिमिट कर दिया, उपनिवेशवाद शुरू हो गया। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म ऐसा नहीं है। मॉडर्निज्म का और सिंप्लीफाइड फॉर्म है पोस्ट मॉडर्निज्म। आप समझे? आप मॉडर्निज्म में हाई कल्चर आएगा, ट्रेडिशन आएगा। पोस्ट मॉडर्निज्म में पॉपुलर कल्चर आएगा, जो अभी चल रहा है, जो ट्रेंड में है। कमोडिफिकेशन ऑफ लीजर एंड कल्चर आएगा, समझ रहे हैं? और डेप्थलेसनेस, क्यों जाना इतनी डीप में?
भैया जो है उसी में खुश रहो ना, क्यों हमको इतना ज्यादा समझना है? मॉडर्निज्म में जो मीनिंग्स रहती है, जो डेफिनेशन वो फिक्स रहती हैं, साइंस को उसमें देखेंगे, लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म में रिलेटिविटी रहती है, इनडिटर्मिनेसी रहती है, लाइफ हिस्ट्रीज रहती है। मॉडर्निज्म में होलिज्म पे ज्यादा फोकस किया गया है, पोस्ट मॉडर्निज्म में इंडिविजुअलिज्म पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। मॉडर्निज्म में प्लानिंग होती है, पोस्ट मॉडर्निज्म में एक्सपेरिमेंटेशन होता है, प्रैक्टिकलिटी होती है। मॉडर्निज्म में होमोजेनिटी होती है, पोस्ट मॉडर्निज्म में हेट्रोजेनिटी होती है। मॉडर्निज्म में सिग्निफाइड होता है, पोस्ट मॉडर्निज्म में सिग्निफायर होता है। ये आप समझे? इसका मतलब ये है कि पोस्ट मॉडर्निज्म इज लॉट बेटर देन मॉडर्निज्म, और आज का जमाना आप उसको पोस्ट मॉडर्निज्म कह सकते हैं। अब आइडियलॉग्स कौन कौन से पोस्ट मॉडर्निज्म के, वो हम देख लेते हैं। देखो, आइडियलॉग्स की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर आते हैं फ्रेडरिक नीश। आपने इनका नाम सुना होगा, मैं नाम लिख देता हूं, फ्रेडरिक FRIEDRICH NITZSCHE, ये नाम है, NITZSCHE, फ्रेडरिक नीश। फ्रेडरिक नीश की बात करें तो ये रोमांटिसिज्म में तो एग्री किए कि हाँ ठीक है रोमांटिसिज्म, लेकिन उसके सॉल्यूशंस पे डिसएग्री कर गए। ये बताते हैं कि जो रोमांटिक सर्च है वो पीस है, नेचर में पीस हो, ट्रेडिशन, रिलीजन हो, वो नीश को अपील ही नहीं की। उन्होंने बोला कि मॉडर्न मैन इतना ज्यादा नॉलेज में डीप रूटेड हो गया है कि उसने अपनी फ्रीडम ही छोड़ दी है। मेन आइडिया जो नीश के थे, जिससे पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडेंटिफाई करते हैं, वो बेसिकली रीजन, साइंटिफिक ट्रुथ, मीनिंग, यूनिवर्सैलिटी, इनको तो सबको अटैक करते थे। तो नीश ने एक तरीके से मॉडर्निस्ट ट्रेडिशन को नकारा, तो फिर उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया, जो मैंने आपको पोस्ट मॉडर्निज्म में बताया था अभी। नीश ने वेस्टर्न रैशनलिज्म को क्रिटिसाइज किया, प्लेटो को क्रिटिसाइज किया, और उनकी ओपिनियन में तो ट्रुथ कुछ है ही नहीं, बट डिजायर है पावर और डोमिनेशन के लिए। साइंस एक पावर है, डोमिनेशन आप उससे कर सकते हैं। नीश ने तो यह तक बोल दिया ना कि भगवान की भी मृत्यु हो गई है, रिलीजन का भी डिमांड हो गया है, ट्रुथ वर इम्पॉसिबल टू अचीव। ऐसे ही एक और थिंकर थे, मार्टिन हाइडेगर, MARTINHEIDEGGER, वो एक और जर्मन फिलोसफर थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। ये एंटी हिस्टोरिसिस्ट थे, इन्होंने तो हिस्ट्री को भर भर के क्रिटिसाइज किया है। इन्होंने बोला कि हिस्ट्री बकवास है, हिस्ट्री हॉस्टाइल है, और साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ बोला। इन्होंने बोला कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो ह्यूमंस को, ये स्लेवरी है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ह्यूमन जो है, इंसान जो है, वो स्लेव हो गया है, वो गुलाम है, वो बाहर जा ही नहीं सकता। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, साइंस पावर और डोमिनेशन के लिए ही यूज होती है। मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने गॉड को रिप्लेस कर लिया है। अब भगवान नहीं है, लेकिन साइंस आ गई है, साइंस यहां पे डोमिनेट कर रही है। तो यहां पे नीश और हेडेकर ने ग्राउंड तैयार किया। उसके बाद आते हैं माइकल फौकॉल्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1926 से लेकर 1984 तक। माइकल फौकॉल्ट जो है वो फ्रेंच फिलोसफर थे और कॉम्प्लेक्स थिंकर थे, और उन्होंने बहुत कुछ बताया पोस्ट मॉडर्निटी के लिए। वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशन जो थे, जो इनको लगता था कि यूरोपियन मॉडर्निटी का पार्ट है, ये यूरोप से निकले, जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं ये सब यूरोप से निकले हैं। और काफी इन्होंने थ्योरीज बनाई, पावर और रिलेशन क्या होता है पावर और नॉलेज के बीच में, ये सब कुछ इन्होंने लिखा। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन 1961 में इन्होंने बुक लिखी, बर्थ ऑफ अ क्लिनिक 1963, ऑर्डर ऑफ थिंग्स 1966, ये सब इन्होंने किताबें लिखी बहुत सारी, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। फौकॉल्ट जो हैं, उनकी जो राइटिंग्स हैं ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में सेट हैं, लेकिन टोटलिटी और कंटिन्यूटी हिस्ट्री को ये डिस्कार्ड करते हैं। ये डिसकंटिन्यूटी, क्या हिस्ट्री कंटिन्यूअस है ना, देख रहे हैं आप, कंटिन्यूटी चलती आ रही है, लेकिन ये डिसकंटिन्यूटी को प्रमोट करते हैं। हिस्ट्री कंटिन्यूअस नहीं, यूनिफोकल नहीं है, बल्कि इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, उन सबको हमको लेके चलना पड़ेगा। आइडिया ऑफ डिफरेंस की बात करते हैं ये, और एनलाइटनमेंट आइडिया, रूल ऑफ रीजन को ये पूरा डिस्कार्ड करते हैं। अगर इनके आइडियाज को बात करें तो पॉइंट्स में समराइज करें तो ये बोलते हैं कि हिस्ट्री जो है, सोसाइटी जो है, वो यूनिफोकल नहीं है बट डिसेंटर्ड है। आप समझ रहे हैं? यूनिफोकल आप कंटिन्यूटी समझते हैं ना, कि एक चीज चल रही है, वो चलती जा रही है, एक ही इंसान के इर्द गिर्द। मॉडर्न एम्पायर है, एक ही इंसान के इर्द गिर्द,
लेकिन ऐसा नहीं है। सोसाइटी जो है ना, हिस्ट्री जो है ना, वो बहुत लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। इट इज डिसेंटर्ड, डिसकंटिन्यूअस। ये जो डिस्कोर्सेस हैं, दीज कंस्टिट्यूट दी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जो है वो ओरिजिनेटर नहीं है डिस्कोर्सेस का। आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? एक पर्टिकुलर इंसान से हिस्ट्री जो है, एक पर्टिकुलर इवेंट से हिस्ट्री डिफाइन नहीं होती, उससे बहुत सारे इवेंट होते हैं जो हिस्ट्री डिफाइन होती है। और नॉलेज न्यूट्रल नहीं है, नॉलेज न्यूट्रल नहीं है, बट पावर और डोमिनेशन का एक जरिया है। आप समझ रहे हैं? फिर जैक्स डेरिडा आए, JACQUES एक और बहुत बड़े फ्रेंच फिलोसोफर थे। उन्होंने भी पोस्ट मॉडर्न थ्योरी को डेवलप किया, लिंग्विस्टिक टर्न लिया। फिर जीन ब्रॉड्रिलैड आए, ये भी फ्रेंच थिंकर थे। ब्रॉड्रिलैड की स्पेलिंग लिख लीजिए, BAUDRILLAID, 1929। ये भी पोस्ट मॉडर्निस्ट थे। इन्होंने मॉडर्निस्ट और पोस्ट मॉडर्निस्ट में डिस्टिंग्विश किया। ये बताते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी जो है वो प्रोडक्शन पे बेस्ड है, पोस्ट मॉडर्निज्म जो है सोसाइटी है वो कंजम्पशन पे बेस्ड है। मॉडर्न सोसाइटी जो है वो एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज पे ज्यादा बल देती है। पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी जो है वो हॉलमार्क, सिंबॉलिक एक्सचेंज इज द हॉलमार्क ऑफ पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी की बात करें, वहां पे जो रिप्रेजेंटेशन है, आइडिया जो है वो रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में सिमुलेशन जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, रियलिटी नहीं है। तो ये चीज है। हेडन वाइट आए, ये अमेरिकन थे, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर है ये। इन्होंने भी काफी किताबें लिखी। यहां पे बताया कि खाली पास्ट को एक हिस्ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, एक मीनिंगफुल स्टोरी दी गई है। तो हिस्ट्री और लिटरेचर में फर्क ही क्या है? तो हिस्ट्री को, ये भी एंटी हिस्ट्री है, ये बताते हैं कि हिस्ट्री कोई साइंटिफिक एक्सरसाइज थोड़ी ना, बट एक लिटरेरी एक्सरसाइज है। हिस्ट्री को यहाँ पे जिन ऑथर्स ने लिखा है वो तो उन लोगों को जस्टिफाई, जो समय रूल कर रहे थे उन्हीं के बारे में, उनको ग्लोरीफाई करने में लिखा गया है। ये सब बताया है। अब दोस्तों, पोस्ट मॉडर्निज्म और हिस्ट्री राइटिंग, वैसे अगर इसमें हम देखें तो हिस्ट्री राइटिंग को तो काफी ज्यादा यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया है कि यहाँ पे ट्रुथ है ही नहीं। हिस्ट्री में बहुत सारे ट्रुथ को तोड़ा मड़ोड़ा गया है। हिस्टोरियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमको उसी के कंटेक्स्ट में उसको देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन, जो बेसिस है कन्वेंशनल हिस्टोरियोग्राफी का, उसी पे ही सवाल उठा दिए गए हैं। ये कुछ नहीं है, रेनेसा कुछ नहीं, ये बकवास है, ऐसी हिस्ट्री लिखी ही नहीं जाती है, कंटिन्यूअस हिस्ट्री है, ये सही नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दो तरीके की कन्वेंशनल सेंस की बात हो रही ना यहाँ पे। एक तो बहुत ही ग्रैंड नैरेटिव। अब ग्रैंड नैरेटिव तो वैसे ही इन्होंने डिस्कार्ड किया हुआ है कि ग्रैंड नैरेटिव से यहाँ पे सच हमको पता ही नहीं चलता ना। बहुत बड़े बड़े नैरेटिव्स अगर बताए जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जस्टिफिकेशन है जो भी चीज हो रही है। और दूसरा है मॉडेस्ट वर्जन ऑफ हिस्ट्री, जो फैक्ट्स पर रिलाई करता है, लेकिन ये भी कोई बहुत खास नहीं है, न्यूट्रलिटी इसमें मेंटेन्ड है, लेकिन अगेन बताया ना कि ये कंटिन्यूअस है। इसको लोअर केस हिस्ट्री भी बोला जाता है। और एट द सेंटर ऑफ प्रोफेशनल हिस्ट्री इज द नोशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी ऑफ फैक्ट्स। तो पोस्ट मॉडर्निज्म इन सबको रिजेक्ट करता है। आप समझ रहे हैं? दोनों वर्जन ऑफ हिस्ट्री को ये आइडियोलॉजिकल मानता है, ये किसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, और ये सिर्फ थ्योरीज है, फैक्ट्स नहीं है। पोस्ट मॉडर्निज्म के हिसाब से हिस्ट्री को जेन्युइन नॉलेज हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? तभी एक्सेप्ट कर सकते हैं जब ये सच्चाई यानी कि ट्रू हिस्ट्री हमारे सामने रखे, और वो हमको शायद कभी पता ही नहीं चल पाए क्योंकि वहां पे कैमरा नहीं लगा हुआ था पहले। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म का भी क्रिटिसिज्म होता है, ऐसा थोड़ी ना। देखिए, ये इनकी थ्योरी ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है सही है? नहीं, ये तो सब कुछ, ये टोटल रिजेक्शन को, पार्शियल एक्सेप्टेंस और टोटल रिजेक्शन इनका बेस्ड है। कुछ चीजों का एक्सेप्ट करते हैं लेकिन ज्यादातर चीजों को ये डिनाई करते हैं। तो बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म है इनका। तो ऐसा तो नहीं है ना। यहां पे क्रिटिसिज्म बोलते हैं कि भैया मॉडर्निज्म ने बहुत सारी चीजें भी की, और नॉलेज जो है वो सच में नॉलेज से ही, साइंस से ही हम चीजों को समझ सकते हैं। आप समझ रहे हैं? सोशल कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन को हम साइंस से बिल्कुल समझ सकते हैं। जिस तरीके से पोस्ट मॉडर्निस्ट हिस्ट्री को आड़े हाथों लेते हैं, उसको भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि हिस्ट्री ने, भाई आप बहुत कुछ जानते हैं तो आप ऐसे हिस्ट्री को नकार नहीं सकते। ठीक है, कहीं पे हमको ग्रैंड वर्जन मिलते हैं, लेकिन बहुत रेलेवेंट चीजें भी हैं, बहुत सारे हिस्टोरियंस ने रेलेवेंट चीजें भी लिखी हैं, तो हम बिल्कुल नकार इसको नहीं सकते।
फैक्ट्स और रियलिटी हमको पता तो नहीं चलेंगे, लेकिन उसके करीब तो जा सकते हैं जो लिखा है। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरीज की बात करें तो मॉडरेट टू एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्निटी है, लेकिन ये मॉडर्निटी को पूरा क्रिटिसाइज करते हैं। समझे आप? ये लेक्चर था पोस्ट मॉडर्निज्म के पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा टेक्निकल लेक्चर है, काफी इसमें भारी भरकम वर्ड्स हैं, तो मैं कहूंगा कि एक बार फिर से आप सुनिए और किताब को एक बार देखिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।